प्रणाम आचार्य जी। मुझे अभी पता लगा कि आज विश्व हिंदी दिवस है। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि हिंदी भाषा को विश्व में स्थान प्राप्त है, और जब मैंने आगे अनुसंधान किया तो पता लगा कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ये चौथी भाषा है। संस्था का एक स्वयंसेवक होने की वजह से विश्व भर में लोगों से बात करने का मौका मिलता है। एक वाकया है, एक श्रोता है जो आपको सुनती हैं, वो साउथ अमेरिका में एक जगह है सूरीनाम, उनसे बातचीत हो रही थी, वो आपको सुनती है। तो हम हिंदी में ही बात कर रहे थे, पर आगे पता लगा कि वो जो उनकी मातृभाषा है वो डच है। तो उन्होंने बताया कि उनके जो पूर्वज थे वो भारतीय थे और थोड़ी बहुत वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, बहुत कम। लेकिन जब से आपको वो हिंदी में सुन रही हैं तो अब वापस से एक चलन सा हो गया कि वो हिंदी बोलना शुरू कर रहे हैं। उसी तरह एक दुबई में एक श्रोता है, वो आपको सुनती हैं, और एक ज़माने में ना उन्हें हिंदी सुनना भी समझ भी नहीं आती थी, अब वो न सिर्फ बोलती हैं बल्कि लिखती भी हैं। तो एक तरफ़ा देखने को मिलता है कि विश्व भर में लोग हिंदी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। आज विश्व हिंदी दिवस था और सोशल मीडिया में कहीं भी ना कुछ पढ़ने को मिला, ना पता लगा। अभी भी किसी ने मैसेज किया था कि आज ऐसा है, तो पता लगा। तो आज, और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ बैठे श्रोतागण या जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इसका कोई बात पता ही ना हो। तो आज इस दिवस पे, जो हिंदी विश्व दिवस पे है, आप कुछ बोलने की अनुकंपा करें। हिंदी की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि वो जिनके द्वारा बोली भी जा रही है उनके लिए एक मजबूरी की तरह है। उनका चुनाव नहीं है, उनकी विवशता है, एक ऐसी विवशता जिससे वो जल्दी से जल्दी पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं। ऐसी विवशता जिससे वो धीरे धीरे आज़ाद हुए ही जा रहे हैं। स्वेच्छा से तो बहुत कम लोग हैं अब जो हिंदी वाले हैं। अगर सिर्फ आंकड़ों पर जाएं तो दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है हिंदी। तीसरे या चौथे स्थान पर शायद काबिज है। लेकिन ये आंकड़ा झूठी सांत्वना देता है। सच्चाई दूसरी है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदी उनकी आदत का हिस्सा है। इसीलिए वो हिंदी में भी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अन्य भाषाओं का, विशेषकर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर अंग्रेज़ी पर उनका हाथ थोड़ा और साफ होता, अगर अंग्रेज़ी पर उनकी पकड़ थोड़ी और मज़बूत होती, उनका अगर बस चलता, तो वो हिंदी बिल्कुल ही न बोलते। जितनी बोल भी रहे हैं हिंदी उतनी मजबूरी वश बोल रहे हैं। अंग्रेज़ी पूरी अभी आती नहीं, अंग्रेज़ी में अभी पूरे तरीके से प्रवीण हुए नहीं।
धारा प्रवाह, फर्राटे धार अभी अंग्रेजी पर उनका अधिकार हुआ नहीं। कुशलतापूर्वक अपने सब भावों और ख्यालों को अंग्रेजी में व्यक्त कर पाते नहीं, इसीलिए बेचारों को थोड़ा बहुत अभी हिंदी का सहारा ले लेना पड़ता है और धीरे धीरे करके वो सहारा लेने की ज़रूरत भी कम होती जा रही है। हिंदी बोलने वाले तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन ज़रा देखिएगा कि हिंदी लिखने वालों की तादाद कितनी बची है। पहली बात तो हिंदी बहुत बहुत कम लिखी जा रही है अन्य भाषाओं की अपेक्षा। और जो थोड़ी बहुत लिखी भी जा रही है सामान्य प्रयोग में, बिल्कुल निचले तल की, वो अक्सर रोमन लिपि में लिखी जा रही है। देवनागरी में हिंदी लिखना और भी कम हो गया है। अब कहने को तो हिंदी फिल्म उद्योग दुनिया के बड़े फिल्म उद्योगों में से है, पर अगर आप हिंदी फिल्मों के संवादों को ही ध्यान से सुने तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो जिस मन को दर्शा रहे हैं वो मन हिंदी को बस झेल रहा है। उस मन में हिंदी के सौंदर्य के लिए कोई प्रेम या सम्मान नहीं है। वो मन बोलना तो अंग्रेज़ी चाहता है, जहाँ कहीं अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा वहाँ पर बीच बीच में हिंदी की गोटी बैठा रहा है। तो हिंदी फिलहाल ऐसी भाषा नहीं है जिसकी ओर लोगों की प्रेरणा, अभीप्सा, आकांक्षा मुड़े हुए हों। और वजह साफ है। दो तलों पर उसकी वजह का निरूपण करना चाहूँगा। पहली वजह है पूरे तरीके से भौतिक, और दूसरी वजह है थोड़ी सूक्ष्म, थोड़ी मानसिक। पहले भौतिक वजह पर आते हैं। हिंदी बोलने वाला गरीब है। यूं तो 60-70 करोड़ लोग हैं जिनकी मातृभाषा ही हिंदी है। उसके अलावा 20-30 करोड़ और हैं जो हिंदी समझते हैं। उसके अलावा उर्दू भाषियों को भी शामिल कर लो तो पूरा कुनबा करीब करीब 1 अरब लोगों का हो जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चीनी भाषा से बस थोड़ा ही कम।
लेकिन ये लोग गरीब हैं। और इनको अभी सौंदर्य नहीं चाहिए, शरीर की सलामती चाहिए। प्राकृतिक बात है, सामान्य बात है, दोष देने की बात नहीं है। उनको ये दिखाई दे रहा है कि देश की व्यवस्था रचने वालों ने कुछ इस तरह रची है कि रोज़गार के अवसर, भौतिक तरक्की के अवसर, पैसा कमाने के अवसर हिंदी में तो बहुत ही कम है और अंग्रेज़ी में बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसे रोज़गार जिनमें अंग्रेज़ी का कोई स्थान होना नहीं चाहिए था, जहां अंग्रेज़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन रोज़गारों में भी प्रार्थी की योग्यता का परीक्षण अंग्रेजी में किया जाता है, जबकि उसके काम का अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। छोटे से छोटे काम के लिए भी अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि उस काम में अंग्रेजी का कोई उपयोग होने वाला नहीं है। ये व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय चल रही थी। आज़ादी के बाद के राजनीतिज्ञों ने भी इस व्यवस्था को कायम रखा। अब जाकर के कुछ बदलने लगी है, पर बहुत नुकसान हो चुका है। अभी मेरे सामने कई लोग बैठे हैं जो आईआईटी से हैं, मैं स्वयं भी हूँ। तो जो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके इतिहास के बारे में कुछ बातें समझिएगा। आज आप आईआईटी जेईई को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भर के नाम से जानते हैं। साठ के दशक में, और अगर मुझे सही याद है तो 70 के दशक के भी कुछ सालों तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी। क्या बात है साहब! आईआईटी जाने के लिए अंग्रेजी जांची जा रही थी। और ये आज की बात नहीं है कि आज भारत बड़ा वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, पश्चिम से बड़ा प्रभावित हो गया है, तो आजकल अंग्रेजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 20 सालों के भीतर के घटनाक्रम और मानसिकता की। आईआईटी में घुसना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए भाई। ये चलता रहा। खुद ही समझ गए होंगे आप कि हिंदी का कितना भी प्रतिभाशाली छात्र होगा, उसके लिए आईआईटी के दरवाजे बंद। एक तो हिंदी की जमीन का लड़का या लड़की गरीब, उसको अच्छी शिक्षा मिल गई हो हिंदी भाषा में ही 10वीं 12वीं तक, यही बड़ी बात।
और फिर जब वो 10वीं 12वीं उत्तीर्ण कर ले तो उससे कहा जा रहा है कि बेटा इंजीनियरिंग करनी है तो अंग्रेजी दिखाओ। देख लीजिए कि आपने हिंदी वालों को क्या संदेश दे दिया। और यहाँ जब मैं हिंदी कह रहा हूँ तो वही बात देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर भी लागू होती है, बंगाली पर भी, पंजाबी पर भी, कन्नड़ पर भी, तमिल पर भी। मशीन अंग्रेजी समझती है क्या? कहिए, बोलिए। ये जो बिजली के तार हैं, इनमें जो करंट बह रहा है, वो अंग्रेजी में बात करता है क्या? ट्रक का इंजन अंग्रेजी में दहाड़ता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अंग्रेजी की क्या अपरिहार्यता थी? पर जब देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में थी जो खुद अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा से निकले थे, जिनके दिमाग खुद भारतीय मिट्टी का उत्पाद नहीं थे, शरीर से भारतीय, मन से कहीं और से संस्कार लिए हुए हैं, तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि भाई कितना मुश्किल होता है किताबों का अनुवाद ही करा लेना। कहिए, ये बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि उस समय पर भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबें उपलब्ध ना हों। अनुवाद क्या इतना कठिन काम था कि करा नहीं जा सकता था? और सोचिए कि कितने प्रतिभाशाली छात्र इंजीनियरिंग की शिक्षा से वंचित रह गए होंगे सिर्फ इसलिए कि उनको कहा गया कि जाओ अंग्रेजी दिखाओ पहले। और ये चलता रहा। फिर हो हल्ला हुआ कि ये क्या चल रहा है, तो अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया गया, लेकिन परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही आता रहा। तो अब आपकी अंग्रेजी सीधे सीधे नहीं जांची जा रही है, पर परोक्ष रूप से जांची जा रही है। आप अगर अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हो, अंग्रेजी में निष्णात नहीं हो, तो पर्चा ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा मात्र अंग्रेजी में हो रही है। और बनी रही है स्थिति अगले कुछ दशकों तक। और अगर स्मृति मेरा साथ दे रही है तो ये स्थिति फिर जाकर के बदली है शायद 90 के दशक में। 90 के दशक में ऐसा हुआ है कि वो जो पर्चा है वो हिंदी में भी उपलब्ध हो गया। अभी क्या स्थिति है मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। हो सकता है कि अब अन्य भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध हो गया हो। पर आप सोचिए 50 साल का नुकसान, और 50 साल एक पूरे वर्ग, एक पूरे समुदाय के मन को बहुत पीछे ढकेल देने के लिए काफ़ी होता है। और ये तो मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग की, जिसमें आप फिर भी ये तर्क दे सकते हो कि अंग्रेजी का कुछ महत्व है, क्योंकि रिसर्च पेपर इत्यादि जो अंतर्राष्ट्रीय छपते हैं वो भारतीय भाषाओं में नहीं छपते। तो आप इस तरह का तर्क दे सकते हो कि दुनिया भर का जो ज्ञान है वो न हिंदी में उपलब्ध है न गुजराती में उपलब्ध है, तो भाई अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। आप इस तरह का तर्क दे सकते हो। जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है ऐसा तर्क दिया जा सकता है, लेकिन और बहुत छोटे छोटे काम
क्लर्क की परीक्षा है वो भी अंग्रेजी में हो रही है। पुलिस में भर्ती चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। हिंदी की ताकत को, हिंदी के आत्मविश्वास को लगातार व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमिक तरीके से ऐसी चोट पहुंचाई गई कि हिंदी वाले को आज अगर एक सामान्य भौतिक सुख सुविधा वाला जीवन भी जीना है तो उसे हिंदी लगभग त्यागनी पड़ती है। तो कहता है इससे मिलेगा क्या? भारतीय मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए प्रगति का एक बड़ा तरीका रहा है शिक्षा, और शिक्षा में भी खास तौर पर व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। और अगर आपने सारी व्यावसायिक शिक्षा, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे अकाउंटेंसी की हो, वकालत की हो, अंग्रेजी में कर दी, तो बताइए मुझे कि हिंदी वाले या तेलुगु वाले या बंगाली वाले या मराठी वाले के पास अब क्या कारण बचता है कि वो अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ा रहे? हाँ, कुछ भावना केंद्रित कारण बचते हैं। वो कहेगा कि मेरे घर में ये भाषा बोली जाती है तो मैं इसको बोलता हूं। भावना के आधार पर जुड़ा रहे तो जुड़ा रहे। आपने भौतिक कारण सारे छीन लिए। आपने कह दिया रोटी तू नहीं पाएगा अपनी मातृभाषा में, बात समझ ली सीधी। और ये काम विश्व ने नहीं करा है, ये काम हमारी व्यवस्था ने करा है। दुनिया हमसे कहने नहीं आई थी कि तुम अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में भौतिक तरक्की के मौके मत देना। ये खुद हमारी करतूत है। ये नीति निर्धारकों के फैसले हैं हमारे। चीन हो, जापान हो, तरक्की कर गए वो बिना अपनी मातृभाषा को लात मारे, और जबरदस्त तरक्की कर गए। तकरीबन पूरा दक्षिण पूर्व एशिया निकल ही गया आगे बिना ये कहे कि जब तक अपनी बोली, अपनी लिपि, अपनी मिट्टी को नहीं त्यागेंगे तब तक रोटी नहीं पाएंगे। जापान, चीन, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और तो और कुछ हद तक वियतनाम भी। सिंगापुर इसमें मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वहां पर सब कुछ मिला जुला है, पर ताइवान को जोड़ूंगा, हांगकांग को जोड़ूंगा। और सबसे जो इसमें प्रबल उदाहरण है वो तो जापान का ही है। और अगर थोड़ा पश्चिम की ओर देखना है तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, थोड़ा एक और अगर दक्षिण की तरफ चले जाना है तो ब्राजील, अर्जेंटीना। ये विकसित मुल्कों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है यहां पर। और इन देशों
में अंग्रेजी इत्यादि का चलन नहीं है। तो हिंदी वालों ने जो ये हिंदी के प्रति अब अनिच्छा और अनादर का रुख करा है, इसका बहुत बड़ा कारण आज़ादी के बाद से जो हमने हिंदी में और बाकी भारतीय भाषाओं में रोजगार के अवसर ही बंद कर दिए वो है। ये साजिश करी गई है, या तो साजिश है या महान मूर्खता। जो भी है, इन नीतियों ने भारतीय भाषाओं की कमर तोड़ करके रख दी। बात समझ रहे हैं? अब कहने को तो हिंदी इतनी बड़ी भाषा है, कहने को तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के 10% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक जांचने का पैमाना देता हूं। इंटरनेट के कुल पृष्ठों में से, इंटरनेट पर जितने पेज हैं, उन सब पेजों में से अगर आप अनुपात निकालें, गणना करें कि हिंदी के कितने हैं, तो 1% भी नहीं पाएंगे। इससे आपको आधुनिक जगत में हिंदी की जो दुर्दशा है उसके बारे में पता चल जाएगा। इंटरनेट की भाषा हिंदी नहीं बनने पाई क्योंकि भाई इंटरनेट पर हिंदी की कुल मौजूदगी किन क्षेत्रों में है? कुछ समाचारों इत्यादि की वेबसाइट्स हैं, कुछ फिल्मी गीतों की वेबसाइट्स हैं, कुछ और इधर उधर की 2-4, बस हो गया। बाकी काम हिंदी पर नहीं। हवाई जहाज का आपको टिकट बुक कराना है और आपका नाम है अमित, तो आपको AMIT ही लिखना होगा। अमित लिख करके आप हवाई जहाज में यात्रा करके दिखा दीजिए। आप कह दीजिए कि अमित नाम है मेरा, तो आप हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ई कॉमर्स ने हिंदी को बिल्कुल अलग रख दिया है। आप जाइए और जितनी भी ये ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग, होटल बुकिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, उन पर होटल बुक करने की कोशिश करिए। आपका नाम है मान लीजिए अरिंदम, आप कोशिश करिए उस पर अरिंदम, वो सॉफ्टवेयर स्वीकार ही नहीं करेगा, वो एल्गोरिदम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब हिंदी वाला देख रहा है कि अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो भाई मैं तो प्लेन पे भी नहीं चल सकता, मैं हिंदी बोलूंगा तो मैं किसी होटल की बुकिंग भी नहीं करा सकता। तो उसके मन में क्या हिंदी के लिए अब सम्मान बचेगा? इस भाषा की इज्जत कौन करे जिस भाषा में आप ट्रेन का टिकट नहीं करा सकते, फ्लाइट का टिकट नहीं करा सकते? कहिए। मैं सदा से हिंदी में हस्ताक्षर करता था। बहुत लोगों को बड़ा कष्ट भी हुआ इससे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, करता रहा। तो एक दफे का मुझे याद है, बैंक से कुछ लोग आए थे कुछ अपने कागजात पूरे करने के लिए, तो बैठे मेरे सामने, मैंने हस्ताक्षर किए, तो जैसे ही हिंदी में दस्तखत किए वो बेचारे परेशान हो गए। बोले अरे अब एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। मैंने कहा
अपने तरीके से, कायकू। तो बोले नहीं, अब एक एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा, शपथ पत्र, कि आपको अंग्रेजी आती है। मैं 27-28 बरस का था तब, IIT IIM दोनों से निकल चुका था, सिविल सर्विसेज छोड़ चुका था। तो मैंने कहा फिर बताइए क्या बोल रहे हैं। बोले हम एक एफिडेविट बनवा के लाएंगे जिसमें लिखा होगा कि जो सामने व्यक्ति बैठा है ये अनपढ़ नहीं है, इसको अंग्रेजी आती है। मैंने कहा उसकी क्या जरूरत है। बोले देखिए ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज जिसके नीचे आपने अभी दस्तखत किए हैं, ये तो अंग्रेजी में है और आप हस्ताक्षर कर रहे हो हिंदी में, तो फिर ये एक सवाल खड़ा होगा ना कि जिसने हस्ताक्षर करे हैं उसे क्या समझ में भी आया है ये सब क्या लिखा है। तो आपको अगर हिंदी में ही दस्तखत करने हैं तो फिर एक शपथ पत्र और बनेगा। हिंदी वालों के साथ ये दुर्व्यवहार है, हिंदी वालों के साथ ये दुर्व्यवहार है। और ये दुर्व्यवहार अंग्रेज नहीं कर रहे, ये दुर्व्यवहार इस देश की व्यवस्था कर रही है। अंग्रेजों ने हिंदी को नहीं दबा दिया है, भारतीयों ने अंग्रेजी को सर चढ़ा लिया है। और जब इस बात पर आए ही हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजी को सर चढ़ा लिया, जानते हो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है अंग्रेजी। पर ना हम पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना दुनिया की कुछ खबर रखते हैं। जिसको देखो वही इसी ख्याल में बैठा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। कैसे भाई, कैसे? दुनिया का बहुत बड़ा तबका है और बड़ा समृद्ध तबका है और बड़ा पढ़ा लिखा तबका है जिसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? ये किसने कह दिया? पर हमारी कुछ ऐसी मानसिकता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गंवार जिनका नाम है भारतीय और वो बोलते हैं हिंदी, और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो सब हैं जो भारत की सीमाओं के बाहर रहते हैं और वो हैं तरक्की पसंद गोरे गोरे लोग और वो सब बोलते हैं अंग्रेजी। हमारा ख्याल है कि भारत के अलावा बाकी पूरी दुनिया जो विकसित है और समृद्ध है वो अंग्रेजी ही बोल रही है। अनभिज्ञता की, अज्ञान की हद हो गई। चाणक्य नाम से एक धारावाहिक आता था जब मैं बच्चा था, और उसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो सब आक्रांता आए हैं भारत पर आक्रमण करने, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब मैं छोटा ही था लेकिन कुछ कुछ इतिहास पढ़ लिया था, भारतीय भी विश्व इतिहास भी। इतना जानता था कि अंग्रेजी बोलने वाले तो नहीं थे। सिकंदर अंग्रेजी नहीं बोलता था भाई, लेकिन यही दिखाया जा रहा है और हमको लग रहा है सो यू सी अलेक्जेंडर टू वाज एन इंग्लिश स्पीकिंग चैप, प्रीटी स्मार्ट। नहीं बोल रहे, वो अंग्रेजी नहीं बोलता था, उसकी भी अपनी भाषा थी, अपनी मिट्टी थी। इसीलिए वो सिकंदर बन पाया, दुनिया को फतेह कर पाया, क्योंकि अपनी मिट्टी में जड़ें गहरी थी उसकी। पर यहां जिसको देखो, खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, उसको यही लग रहा है कि भारत से बाहर निकलेंगे नहीं, कि जिसको देखो वही अंग्रेजी बोल रहा होगा। और ऐसों को बड़ी निराशा होती है अगर वो जर्मनी पहुंच जाएं, कि रूस पहुंच जाएं, कि नेदरलैंड्स पहुंच जाएं। वहां ये सोचते हैं कि गोरा आ रहा है तो अंग्रेजी ही तो बोलता होगा, गोरा माने अंग्रेज। वाह रे गंवारों, गोरा माने अंग्रेज। तो रूसी मिला, उसको बोल रहे हैं अंग्रेजी। कुछ देर तक तो शक्ल देखी, फिर कहा अच्छा हिंदुस्तानी लगता है, ठीक कोई बात नहीं, कुछ भी बोल सकता है।
या अफ्रीका भी पहुंच गए तो वहां पर जो ही मिल रहा है उसको अंग्रेजी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं यहां अंग्रेजी तो चलती होगी। स्पेन, पुर्तगाल, हर जगह अंग्रेजी ठोक रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा कि यूरोप के ही जो छोटे छोटे सब देश है ना, छोटे ही छोटे हैं, भारतीय प्रांतों से भी छोटे देश हैं ये, आकार में भी, आबादी में भी, ये सब अपनी अपनी राष्ट्रभाषा में ही तरक्की करे हुए हैं। अंग्रेजी यूरोप की एक भाषा है और अन्य कई भाषाएं हैं जो अपने आप में बहुत ताकतवर खड़ी हैं, कहीं गिर विर नहीं रही, सब तरक्की कर रही हैं। हमें तो ये सुन के ही बड़ा आश्चर्य होगा कि स्पेनिश भाषा एक बहुत बड़ी भाषा है। हमें तो ये सुन के और ताज्जुब होगा कि दक्षिणी अमेरिका में फ्रेंच और स्पेनिश बोले जाते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेजी भी बोलते हैं। लेकिन मरे नहीं जा रहे अंग्रेजी के लिए। न जाने कहां से ये कीड़ा, ये वहम हिंदुस्तान के दिमाग में डाल दिया गया कि भौतिक तरक्की अंग्रेजी भाषा में ही हो सकती है, और गरीब लोग हम बेचारे बेबस, रोटी के लिए मारा मारी चल रही है। जो आदमी रोटी के लिए मर रहा हो उसको अगर तुम बोल दोगे कि देख तुझे रोटी तो हिंदी में नहीं मिलने वाली, तो कहेगा अरे हिंदी गई भाड़ में, रोटी बताओ रोटी। और तुम कहोगे देखो रोटी तो मिल जाएगी पर बोलो आ रोटी आई, तो बोलेगा आ रोटी आई। उसे रोटी चाहिए भाई। रोटी के लिए तुम उसका हाथ जिस तरीके से मरोड़ना चाहो मरोड़ सकते हो, और हमने उसका रोटी देने के लिए हाथ ऐसे ही मरोड़ा है कि आ रोटी आई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको विवश किया जा रहा है अंग्रेजी में तुतलाओ रे, तुतलाना भी है तो अंग्रेजी में तुतलाओगे। मजाक नहीं है, उसको स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश। ज्यादा हिंदी बोलेगा तो स्कूल में प्रवेश नहीं पाएगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए अब यही नहीं अनिवार्य है कि अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं 3 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं। यह भी जरूरी है कि ज्यादा हिंदी ना बोलता हो, बल्कि जितना दिखाइए कि इसको तो अ से अनार भी नहीं पता, बोलता क्या है ये अनार की जगह पोमेग्रेनेट, उतना ज्यादा उसके प्रवेश के आसार बढ़ते हैं। और वो वहां गया और उसने बोल दिया क से कद्दू, तो हो गया, फिर नहीं पाएगा। इंटरनेशनल स्कूल है भाई, प्रवेश ही नहीं पाएगा। कद्दू बोला रे, कद्दू सो अनकूल, कद्दू बोलता है कोई, भिंडी बोल गया। क्या बोलना था? लेडी फिंगर। नाम ही कितना हसीन है, लेडी फिंगर, देवी जी की उंगली। और उसकी जगह बोल रहा भिंडी, गंवार। तू भूखा मरेगा, हिंदी वाले तू भूखा मरेगा। भिंडी बोला, कद्दू बोला, हल्दी बोलता है। टर्मरिक क्या है? ग्वाले की तरह बोल रहे हो? टर्मरिक क्या बोलना है? टर्मरिक बोलो साथ में, टर्मरिक। ये कोई तरीका है? तुमने हिंदी वालों की तरह अंग्रेजी बोल दी। पहली बात तो हिंदी मत बोलना, और दूसरी बात भी अंग्रेजी भी हिंदी वालों की तरह मत बोल देना। बात समझ में आ रही? याद है ना क्या? मेडिटेशन। अरे अब तो अध्यात्म से भी हिंदी को धक्का मार के निकाल दिया गया है। स्कूल में कैसे घुसेगी वो? अब तो वो आश्रम में भी नहीं घुस सकती। आश्रमों में भी क्या चलता है अब? मेडिटेशन। हिंदी की क्या औकात, अपमानित भाषा। तो भौतिक कारण समझ में आ रहा है। नल की टोटी ठीक करने की शिक्षा भी अंग्रेजी में ही मिलेगी। डॉक्टर तो डॉक्टर, तुम कंपाउंडर भी अंग्रेजी में ही बन सकते हो।
और अगर बहुत हठ दिखाओगे तो भाषाई आतंकी कहलाओगे। देखो इनको, ये भाषा से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, हिंदी पकड़ के बैठे हुए हैं। इनके दिमाग पर पुरानी चीजों ने कब्जा कर रखा है, पुराने संस्कार, पुरानी भाषाएं। भाषा से ऊपर उठो, ऊपर उठो, भाषा से ऊपर उठो। अगर 10 रुपया भी कमाना है तो हिंदी को छोड़ो, नहीं तो हिंदी बोल करके फिर एक ही धंधा है जो तुम कर सकते हो, कबाड़ी। वो हिंदी में बोलता है, वहां हिंदी में भी काम चल जाता है। या चाय गरम चाय, वहां पे अभी ये नहीं है, हॉट टी हॉट टी हॉट टी, वहां अभी बचा हुआ है, इतना अभी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर प्लेन वगैरह में चाय बिकेगी, वहां चाय गरम बोल दिया तो कोई ना खरीदे। जो देवी जी आती हैं वो बोलती ही नहीं चाय, टी और कॉफी। बोल दो चाय तो वो उनको समझ में ना आए कि ये कौन सी चीज बता दी, चाय। आ रही बात समझ? आई मीन, आर यू गेटिंग इट? तरक्की पसंद मुल्क है भाई, ये क्या कर सकते हैं। क्या करोगे ऐसे देश का जो अपने ही ऊपर ये बंधन, ये बाध्यता लगा ले, अपनी ही व्यवस्था ऐसी बना ले कि सरकारी नौकरी पानी हो, प्राइवेट नौकरी पानी हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। अब सही सही बताना, उस प्राइवेट नौकरी में अंग्रेजी का काम क्या है, बताओ। मजेदार था, बीच में कॉल सेंटर्स का बड़ा जोर चला था, करीब 10 साल तक। तो एक मिला यूं ही रोता हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा पोजीशन क्या थी? बोलता है हिंदी टेलीकॉलर की, और उसका इंटरव्यू पूरा अंग्रेजी में हुआ था। अंग्रेजी उस बेचारे की जरा हल्की, काम था हिंदी में कॉलिंग का और इंटरव्यू हो रहा था उसका अंग्रेजी में। वो तो होगा ही ना, कोई भी दो अनजान लोग भी मिलते हैं सड़क पे तो बातचीत काय में कर रहे होते हैं, अंग्रेजी में कर रहे होते हैं। कैसे दिखा दें कि हम गंवार हैं? अगर बोल दिया हमने, कहिए क्या मिजाज हैं या तबीयत कैसी है आपकी, हालचाल, तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा कि ये गंवार आदमी जरूर उत्तर प्रदेश की मिट्टी से उठा है, जलील। तो जैसे ही कोई अपरिचित दिखाई देता है, तुरंत झरझर आंग्ल भाषा हमारे मुंह से बहने लगती है, भले बोलनी ना आती हो, लिखनी ना आती हो। हाउ डू आई डू गुड, ये ठीक है, पर श्रीमान आप कैसे हैं ये बोलना बड़े अपमान की बात है। और मैं दोष नहीं दे रहा इनको, मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उस व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा हूं। मैं उस व्यवस्था से पीड़ित हूं जिस व्यवस्था ने आम हिंदुस्तानी को मजबूर कर दिया अपनी भाषा की ओर पीठ फेरने को। और ये व्यवस्था, मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेजों का षड्यंत्र नहीं थी, और नहीं ये व्यवस्था ऊपर आसमान से उतरी थी, ये हमारे नीति निर्धारकों का काम था। कुछ आ रही बात समझ में? और वो चीज हमारे दिमाग में इतनी गहरी उतर गई है। आप दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां मीनू किस भाषा में होता है? ROTI, TANDOORI, ROTI। लंदन से लाएगा क्या बे? यही बना रहा है देसी गेहूं से। और शिव प्रसाद चौरसिया
बेल रहा है रोटी और लिख रहा है ROTI। खाने वाला मैं गंगाधर छत्रपति, बेलने वाला शिव प्रसाद चौरसिया। और ये माता जी की गली। हाँ, और ROTI। और नतीजा होता है बड़े हास्यास्पद तरीके के मेनू होते हैं। मैं पूरा एक सत्र ले सकता हूं हिंदुस्तान के जो ये मेनू होते हैं उनकी गुणवत्ता पर। और मैं एकदम जो बेचारे गरीब तबके के रेस्टोरेंट होटल होते हैं उनकी नहीं बात कर रहा। ये जो अच्छे अच्छे होते हैं मैंने उनका भी देखा है। ये भौतिक कारण हिंदी के पतन का। अब आओ मानसिक कारण पर। किसी भी जाति की भाषा, और जाति से मेरा अर्थ जात पात से नहीं है, जाति अर्थात एक लोग, अ पीपल, एक समुदाय, किसी भी तरीके से ले लो। ये सब अलग अलग हैं पर इशारा एक ही तरफ वो कर रहे हैं। एक राष्ट्र, एक नेशन, उसको मैं एक जाति कह रहा हूं। किसी भी जाति की भाषा का संबंध उसके अपने आत्मविश्वास से होता है। उसके भीतर अपने प्रति कितनी ठसक है, वो अपनी ताकत में कितनी निष्ठा रख पा रहा है, इससे होता है। हिंदी और भारतीय अन्य भाषाएं जिन वर्गों की भाषाएं हैं, उनकी खासियत कभी भी न तो सामरिक बल रहा है, न भौतिक बल, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। उनकी ताकत हमेशा से आध्यात्मिक बल रहा है। बात को समझना। हिंदी हो कि मराठी हो कि बंगाली हो कि पंजाबी हो, इनको बोलने वालों की ताकत कभी इसमें नहीं रही कि वो दुनिया को फतह करने वाले योद्धा थे। भारतीय कहीं गए ही नहीं किसी को फतह करने कभी। और न उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास, उनका स्वाभिमान इसमें रहा कि वो दुनिया के सबसे समृद्ध लोग थे। आप कह लो कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन भारत की आबादी भी हमेशा बहुत ज्यादा थी। तो प्रति व्यक्ति औसत आय ऐसा नहीं है कि भारत में ही दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। जिन दिनों आप कहते हो कि भारत सोने की चिड़िया था, उन दिनों भी भारत का जो आम किसान था वो अधिक से अधिक उन दिनों के हिसाब से एक मध्यम वर्गीय जीवन ही जी रहा था। हाँ, उसके पास खाने को रोटी थी, सामान्य जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सब थीं, लेकिन आप उसको समृद्ध नहीं कह सकते। भारत रहा होगा सोने की चिड़िया, भारत का आम किसान सोने चांदी में नहीं खेल रहा था। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भारतीयों की ताकत कभी भौतिक बल थी, धन बल थी, न सामरिक बल न धन बल। तो फिर भारतीयों की ताकत, भारतीयों की पहचान सदा किससे रही है? आध्यात्मिक बल से। वही जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो कि भारत विश्वगुरु था। भारत की पहचान रहा है धर्म। भारत की पहचान रही है भारतीयों की जीवन के प्रति समझ और गहराई। जिंदगी को जितना हिंदुस्तान ने जाना करीब से और गहराई से, उतना अन्य लोगों ने जानने
में रुचि नहीं दिखाई, न उतनी साधना करी। भारत ने घनघोर साधना करी है। विदेशी भी यहां आए तो बोले यहां की मिट्टी में अध्यात्म है। यहां का आम किसान भले ही वो अनपढ़ हो लेकिन आध्यात्मिक जरूर है, वो बिना पढ़े लिखे ही आध्यात्मिक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ के आम किसान को भी पता है और बाहर के पढ़े लिखों को भी, दार्शनिकों को भी आसानी से समझ में नहीं आती। तो भारत की पहचान रही है धर्म। मैंने इस दूसरे बिंदु की चर्चा शुरू करी ये कह करके कि भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है और किसी भी जाति की, वर्ग की, राष्ट्र की, समुदाय की अपनी भाषा में उतनी ही निष्ठा होगी, अपनी भाषा के प्रति वो उतना ही संवेदनशील होगा, अपनी भाषा के प्रति उतना ही आग्रही होगा जितना उसके भीतर अपनी हस्ती के प्रति आत्मविश्वास होगा। हम हिंदी के पतन के मानसिक कारणों की चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक भारतीय के मन में अपने प्रति जितना आत्मविश्वास होगा उतना ही आत्मविश्वास उसके मन में अपनी भाषा के प्रति होगा। यह संबंध आप समझ पा रहे हैं? और अपने प्रति आत्मविश्वास होने से, अपने प्रति सम्मान होने से क्या अर्थ है? जब भारत की मूल पहचान ही धर्म रहा है तो अपने प्रति विश्वास होने का अर्थ है अपने धर्म में विश्वास होना। जितना एक भारतीय में धर्म के प्रति विश्वास होगा उतने ही विश्वास से वो अपनी भाषा के साथ खड़ा हो पाएगा। आप में से कई लोग मेरी इस बात के खिलाफ तर्क करना चाहेंगे, उनका स्वागत है, पर तर्क करिएगा बिना सोचे, बिना समझे, बिना गहराई में उतरे। मेरी बात को यूं ही खंडित करके अस्वीकार मत कर दीजिएगा, बात को समझिएगा। हिंदुस्तान की मूल पहचान धर्म रहा है और मूल पहचान के साथ संस्कृति का बड़ा अटूट रिश्ता होता है और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है भाषा। धर्म के प्रति अगर अपमान भाव पैदा होगा तो भाषा नहीं टिकेगी। अगर आप हिंदुस्तानियों में उनके धर्म के प्रति अनादर भर देंगे, हीन भावना भर देंगे, तो उनके मन में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति भी अनादर और हीन भावना आएगी, आ चुकी है, बहुत गहरी बैठ चुकी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, व्यापारियों की भाषा रही है। साहित्य की भाषा बाद में हुई है, पहले व्यापार की थी। और आप भारतीय भाषाओं में जाएं तो कई भाषाएं तो ऐसी हैं जैसी पंजाबी, जिनमें साहित्य की शुरुआत ही संत कवियों ने करी थी। आप अगर पंजाबी को उठाएंगे या सिंधी को उठाएंगे या ब्रज भाषा को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके विकास में तो योगदान ही संतों का रहा है, धर्म का रहा है। संतों ने ही उनमें गीत गाए, वो भाषाएं आगे बढ़ी। तो भारत में भाषा और धर्म बिल्कुल साथ साथ चले हैं। धर्म भारत का केंद्र रहा है। आजादी के बाद से बहुत कारणों से भारतीयों में उनके धर्म के प्रति हीन भावना भर दी गई, और जिसके मन में तुम धर्म के प्रति हीन भावना भर दोगे वो भाषा को भी छोड़ ही देगा। ये मैं कोई बहुत दूर का रिश्ता नहीं बैठा रहा हूं, ये मैं एक जबरदस्ती का संबंध नहीं स्थापित कर रहा हूं। कृपा करके विचारें और प्रयोग करें, देखें कि ऐसी बात है कि नहीं है। वो सब कुछ जो आपकी मूल पहचान का परिचायक है, आप उसके प्रति अवमानना से भर चुके हैं। आप उसके प्रति हीन भाव से भर चुके हैं।
हमें ये बता दिया गया है कि हमारा सब कुछ ही निकृष्ट है, घटिया है। हमें बता दिया गया है कि भारत का अतीत एक लंबी काली अंधेरी रात जैसा है बस, जिसमें रोशनी आई ही पाश्चात्य सूरज के उदय के बाद है। अभी मैं 2 घंटे पहले ही यहाँ देवेश जी बैठे हैं, आईटी खड़गपुर से हैं, उनसे कह रहा था कि हम 8वीं क्लास में थे तब से हम प्रोग्राम लिखते थे फाइबोनॉकी सीरीज का, और हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि फाइबोनॉकी सीरीज फाइबोनॉकी की थी ही नहीं कभी। फाइबोनॉकी सीरीज एक भारतीय की थी, ये बात आधिकारिक रूप से भी मानी जा चुकी है। लेकिन वारे भारतीय पुस्तक निर्धारकों, वारे भारतीय शिक्षकों, भारतीय छात्रों को नहीं बताओगे कि फाइबोनॉकी सीरीज फाइबोनॉकी की नहीं भाई, इसी मिट्टी के एक गणितज्ञ की है। और ये मैं कोई कयास नहीं निकाल रहा, ये मैं कोई दूर की नहीं फेंक रहा। मेरी बातों को उसी श्रेणी में मत रख दीजिएगा जिसमें कहा जाता है कि भारत में आज से 2000 साल पहले भी इंटरनेट था। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पुष्पक विमान में जेट इंजन लगा था और आज से 2000 साल पहले यहां इंटरनेट चलता था, लेकिन जो बात सही है वो तो कहनी पड़ेगी ना। मैं उन सब लोगों से जवाब मांग रहा हूं जिन्होंने मेरी गणित की और कंप्यूटर साइंस की किताबें लिखी थीं, जिन्होंने मुझे लगातार कहा फाइबोनॉकी सीरीज फाइबोनॉकी सीरीज। क्यों नहीं बता रहे हो तुम मेरे भारतीय भाइयों को, मेरे साथ के छात्रों को, कि ये फाइबोनॉकी वाला काम हिंदुस्तानी का है। पाइथागोरस थ्योरम बोलते रहते हो, उसके साथ जो भारतीय रिश्ता जुड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं बताते भारतीय छात्रों को। भारतीयों को तो यही लगता है कि पाइथागोरस माने अंग्रेज, क्योंकि PYTHAGORAS है ना। भारतीयों की नजर में ग्रीक वगैरह सब अंग्रेजी हैं, यूरोपियन है माने अंग्रेज है। वो भूल ही जाते हैं कि पाइथागोरस के जमाने में तो अंग्रेजी थी भी नहीं। जो पूछो एरिस्टोटल किस भाषा में लिखता था, बहुत भाई लोगों को बड़ा ताज्जुब हो जाता है जब मैं उनसे बोलता हूं कि ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। बोलते अरे पर वो तो अंग्रेजों के भगवान जी है ना, तो अंग्रेजों के भगवान जी अंग्रेजी नहीं बोलते थे तो क्या बोलते थे। तो नहीं मेरी जान, ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। उनको बड़ा धक्का लगता है, कहे उनकी नजर में दुनिया में 2 ही भाषा है, या तो अंग्रेजी या देसी। वो कहते अंग्रेजी नहीं बोलते थे तो फिर क्या हमारी ही तरह थे बिल्कुल। ये तो इन्होंने बड़ा हमें निराश किया। इनकी तो शक्ल देख करके गोरे गोरे हैं, सुनहरे लंबे बाल हैं, हैंडसम दिखता। हैंडसम है तो भारतीय हो नहीं सकता। हैंडसम है तो उसे तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर होना होगा ना, है। अब तुमसे कोई बोले मोहन गुप्ता हैंडसम है तो कैसा लगेगा। ब्रैड पिट बोलो तो ब्रैड पिट ठीक है, मोहन गुप्ता हैंडसम है, कोई बात है मोहन गुप्ता को हैंडसम बता रहे। पर इतनी कुछ हम में अपने आप को लेकर के समस्या हो गई है। अभी हद बात सुनिए, कोई उस दिन बोले कि मयंक अग्रवाल शतक पे शतक मार गया 2-3। मैं कहा हाँ, बोले कुछ जच नहीं रही बात। मैंने कहा काहे नहीं जच रही। बोले मुझे तो तभी नहीं जच रही थी जब से ये ईशांत शर्मा रोहित शर्मा जमने लग गए थे। अब क्या अग्रवाल भी क्रिकेट खेलेंगे, जच ही नहीं रहा ये। अग्रवाल तो वही ठीक लगता है, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर।
हलवाई हैं, बढ़िया तोंद निकली हुई है और जलेबी छान छान निकाल रहे हैं। एक तो अग्रवाल, ऊपर से हिमाकत यह कि डेल स्टीन पे छक्का मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कुछ आ रही बात समझ में? हमें बता दिया गया है कि हम कुछ नहीं हैं। हमें बता दिया गया है कि हमारे इतिहास में बस एक चीज है महत्वपूर्ण, और वो ये कि भारत में जाति प्रथा बहुत चलती थी और भारत ने जितना शोषण करा है लोगों का उतना किसी ने नहीं करा है। हमें अपने ही प्रति शर्मसार कर दिया गया है और ये बहुत सोची समझी साजिश है। हमें नहीं बताया जा रहा कि विज्ञान में हमारी गहरी से गहरी उपलब्धियां क्या थीं। हमसे छुपाया जाता है कि हम गणित में कितने आगे थे। और दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा है हिंदी वालों का, हिंदुस्तानियों का। जब मैं हिंदी वाला कहूं तो उसको व्यापक करके समझ लिया करो कि पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उससे आशय मेरा यह नहीं कि पूरा भारत हिंदी ही बोलता है, पर हिंद से मैं हिंदी को जोड़ रहा हूं। हिंद शब्द भी जानते हो ना कहां से आया है? सिंधु के पूरब में जितने लोग रहते थे सबको कह दिया गया हिंदू। जैसे सिंधु है तो ऐसे हिंदू। अरब लोग स का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। अरब थे जाने फारसी। हमसे बिल्कुल छुपा दिया गया कि 17वीं शताब्दी तक भी भारत का जीडीपी, वही जीडीपी जिसके लिए आज हम इतने आकुल रहते हैं कि जीडीपी उठ गया गिर गया, इस बात से भारत की नब्ज ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। 17वीं शताब्दी तक भी भारत का जीडीपी दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा था। भारत की टक्कर में सिर्फ चीन का जीडीपी था। हम करीब करीब आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, करीब करीब वहां तक आने तक भी। एक बात बताओ, इतना निकम्मा देश था तो इतना जीडीपी कहां से आया? अगर हम उतने ही गए गुजरे गंवार और जाहिल लोग थे तो बोलो ना, इतना धन, इतना उत्पाद कहां से आ रहा था? कहो। हां, सामरिक सामर्थ्य नहीं थी। यह ध्यान नहीं दिया था भारत ने कि सेना भी अपनी वित्तीय ताकत के अनुपात में होनी चाहिए। आज अमेरिका को देखो तो जितना उसका जीडीपी है उसी हिसाब से उसकी सेना भी है। यह उसने संतुलन बना के रखा है। भारत ने यह संतुलन बना के नहीं रखा, और वजह यह थी कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बटा हुआ था। तो सब राजों रजवाड़ों की अपनी अपनी छोटी छोटी सेनाएं थीं जो कई दफे तो आपस में ही भिड़ रही होती थीं। और अभी मैं बात कर रहा हूं विज्ञान की, गणित की, वित्त की, उत्पाद की, अर्थव्यवस्था और उद्योग की, कला की, काव्य की, साहित्य की तो अभी मैंने बात करनी शुरू ही नहीं करी। उन क्षेत्रों में भारत विश्व के सामने कहां खड़ा हुआ था इसकी तो अभी मैंने चर्चा करनी शुरू ही नहीं करी। सैन्य ताकत को छोड़ करके सब कुछ था यहां पर, और जो वो सब कुछ था वो जंगली, आदिम, अनपढ़, जाहिल शोषकों के पास नहीं होता।
हमको तो बताया जा रहा है कि भारत का इतिहास बस एक मूर्खतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण, शोषण भर का इतिहास है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं था। तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, उन साक्ष्यों को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, हमारे सामने नहीं लाया जाता। हमारे सामने बस वो चीजें लाई जाती हैं जो हमें अपने ही प्रति और अपमानित कर दें, और उन बातों को हमारे सामने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। और फिर कह रहा हूं, ये काम करने वाले विदेशी नहीं हैं, ये काम करने वाले इसी मुल्क के ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं। एक चीज थी जो भारत में नहीं हुई, स्टीम इंजन का आविष्कार, और वो भी हम कह नहीं सकते कि नहीं ही होता। यूरोप का सारा औद्योगिकरण उसी इंजन की ऊर्जा से हुआ, और फिर तो कहानी आगे बढ़ती ही गई। पहले कोयला जला करके भाप पैदा की जाती थी जिससे ऊर्जा मिलती थी और मशीनें चलती थीं। फिर कोयले की जगह आ गया तेल, और फिर तेल की भी छनाई होने लगी, तो क्रूड से डिस्टिल होके, रिफाइन होके और ज्यादा वो शुद्ध रूपों में उपलब्ध होने लग गया। लेकिन जो कुल शुरुआत थी वो तो इतने से ही थी कि दिख जाए कि जब पानी उबलता है तो भगोने के ऊपर का ढक्कन हिल जाता है, भाप में ताकत होती है। इसी में पीछे रह गए, और पीछे रहने का कारण भी था। ऊर्जा की ज्यादा जरूरत उन लोगों को पड़ती है जहां लोग ज्यादा हो, जहां लोग कम हो काम ज्यादा हो। लोग कम है काम ज्यादा है तो आपको ऊर्जा चाहिए ना, क्योंकि अब बाहुबल से काम नहीं चलेगा, मसल पावर से काम नहीं चलेगा। मसल पावर के अतिरिक्त आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ऊर्जा का आपको एक अतिरिक्त स्रोत चाहिए। भारत में लोग इतने थे कि ऊर्जा वहीं से आ जाती थी। कोई काम है 20 लोग लगा दो, तुम उसमें करोगे क्या? स्टीम इंजन का क्या करना है? गाड़ी खींचनी है, आओ रे, पूरा गांव है भाई। आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती, बताया गया ना। भारत को आवश्यकता थोड़ी कम लग रही थी, पर आविष्कार हो जाता। आवश्यकता भर से ही आविष्कार नहीं होते हैं, उत्सुकता से भी होते हैं, और भारत में उत्सुकता की कभी कमी नहीं रही है। भारत महाजिज्ञासु रहा है। भारत ने ऐसी ऐसी चीजों में जिज्ञासा कर ली, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिनकी ओर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। कौन था पश्चिम में जिसने यह पूछा हो कि मन के आगे भी कुछ है क्या? पश्चिम तो आज तक इस सवाल का उत्तर पाना छोड़ो, यह सवाल भी ढंग से नहीं पूछ पाता। वो ये प्रश्न ही उच्चारित नहीं कर पाते कि मन के आगे क्या है। वो कहते कुछ नहीं है, और डर जाते हैं सवाल ही सुन के। भारत के बुद्धिजीवी भी ये सवाल ही सुन के डर जाते हैं कि मन की भी सीमा है, बुद्धि एक बिंदु से आगे नहीं जा सकती। भारत ने आगे का भी देखा, अंदर का भी देखा। भारत ने तो यह भी जिज्ञासा कर ली कि बुद्धि शुरू कहां से होती है, क्या बुद्धि पर बुद्धि लगाई जा सकती है, क्या मन स्वयं अपना दृष्टा बन सकता है। भारत ने यह प्रश्न तक पूछ डाला। पश्चिम अभी भी यह प्रश्न नहीं पूछ पा रहा। तो जब इतना कौतूहल से भरा और इतना जिज्ञासु था भारत, तो ऐसा नहीं होता कि विज्ञान से संबंधित, भौतिकी से संबंधित, रसायनों से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्न भारत नहीं पूछता। बहुत बड़ा भारत था, बड़ी आबादी थी,
कोई ना कोई उठता जो इन सवालों को पूछता, खोज करता। कर ही रहे होंगे लोग खोज, हमें क्या पता। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में कोई नहीं था जो भाप की ताकत को समझ गया हो, कि भारत में कोई नहीं था जिसको ये समझ में आया हो कि पदार्थ से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जा सकते हैं। अब वो सब बातें पता नहीं चलेंगी। उन तथ्यों को कभी लिखा नहीं गया, कभी संग्रहित नहीं किया गया। वो इतिहास विलुप्त हो चुका है, विलुप्त भी हो चुका है, और बहुत लोगों का स्वार्थ है इसमें कि वो इतिहास खोया ही रहे। आम हिंदुस्तानी आज का अपनी अस्मिता के प्रति बड़ी शर्म से भरा हुआ है। उस दिन कह रहा था ना मैं, आनंदिता हो कोई, उसको बड़ा भला लगता है उसे एनडी बना दो। तो ये एक तरह का कन्वर्जन है, समझना। ये एक तरह का पहचान परिवर्तन है, अगर धर्म परिवर्तन ना कहें तो। धर्म परिवर्तन वगैरह करो तो हो हल्ला होता है, शोर मचता है, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तो चुपके चुपके अपनी पहचान बदल दो, आनंदिता से एनडी बन जाओ, चुपके चुपके कुछ और हो जाओ। क्यों? क्योंकि बड़ी शर्म आती है। ये कोई नाम है आनंदिता? इस नाम से तो गरीबी की और अशिक्षा की और पिछड़ेपन की दुर्गंध आती है। छी, आई एम एनडी। मैं कौन हूं? एनडी। हम अपनी पहचान दफन कर देना चाहते हैं क्योंकि हमें हमारी पहचान के बारे में बड़े दुराग्रहों से भरा गया है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें उनके शुद्ध भारतीय सांस्कृतिक नामों से पुकारा जाता हो। ये विशाल बैठा, ये विशी है। और खास तौर पे आपके जो करीबी लोग हों, कोई इनकी प्रेसी हो, गर्लफ्रेंड, तो वो तो इनको विशाल बोलने से रही, वो विशी भी नहीं, विशु बोलेगी। कोई भी अपना नाम बताना जरा, मैं अभी बता दूंगा कि तुम्हारा कन्वर्टेड नाम क्या होगा। ये कन्वर्जन ही चल रहा है। बताओ बताओ बताओ। पुनीत, पुन्नी या पोनी या पॉन्स। पॉन्स। एक बार तुमने पुनीत को पॉन्स बना दिया, तुम्हें लग रहा है हिंदी बोलेगा वो? अब वो गुझिया में नहीं, केक में गर्व महसूस करेगा। अब वो भजन नहीं, कैरल गाएगा। और इसलिए नहीं कि उसे ईसा मसीह से प्यार है। ईसा मसीह से प्यार मुझे है, पर मैं भजन भी गाता हूं, मैं भजन ही गाता हूं, मैं कैरल नहीं गाता, जबकि जीसस से प्रेम है मुझको। लेकिन तुमको ईसा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम गुझिया से दूर हो जाओगे, तुम केक की तरफ भागोगे। आकलन है कि भारत में क्रिसमस राखी से ज्यादा बड़ा त्योहार बन चुका है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सुनो, मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष मत निकाल लेना। मुझे ना क्राइस्ट से कोई आपत्ति है, ना क्रिश्चियन से, ना क्रिसमस से। बाइबल को गुनता हूं और जीसस से प्रेम करता हूं। लेकिन तुम
क्रिसमस की ओर इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि तुम्हें क्राइस्ट से प्यार है, तुम क्रिसमस की ओर इसलिए जाते हो क्योंकि वो तुमको बड़े लोगों का त्योहार लगता है। जानते हो ये जो बड़ा लोग है, इससे मुझे क्या याद आया, अंग्रेजों के जमाने में गंवार हिंदुस्तानियों को कहा जाता था कि 25 दिसंबर को मनाओ, ये बड़ा दिन है। उस त्योहार का नाम ही रखा गया था बड़ा दिन, और उसके आसपास छुट्टियां कर दी जाती थी क्योंकि उन्हीं दिनों यूरोप में छुट्टियां की जाती थी। तो बच्चे बोलते थे, स्कूली बच्चे बोलते थे, बड़े दिन की छुट्टियों पे नानी के घर जाएंगे। बड़े दिन की छुट्टी, भाई बड़े लोगों का त्योहार बड़ा दिन ही तो कहलाएगा। और हम लोग कौन हैं? हम छोटे लोग हैं। हम छोटे लोग हैं। हम छोटे हैं नहीं, हमें उनके खिलाफ विद्रोह करना नहीं आता जो हमारे सर पे पांव रख के हमको छोटा महसूस करने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, वो काम आज अंग्रेज नहीं कर रहे, वो काम आज के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। इनसे बचो जो अंग्रेजी का आसरा लेकर के तुम्हारे सर पे चढ़ते हैं, जिनके पास न बुद्धि है न बोध, पर उनके पास बहुत सारी अंग्रेजी है और वो चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर अंग्रेजी बोल बोल के, अंग्रेजी लिख लिख के, और तुम दबे हुए हो उनके सामने क्योंकि तुम्हें लगता है कि जहां अंग्रेजी है उधर ही ताकत है। भीतर एक अजीब सी हीन भावना बैठ गई है। मैंने देखा एयरपोर्ट पर एक महिला एक वेटर के साथ बहस कर रही थी और मूर्खतापूर्ण तर्क था महिला का। बहस चलती रही, वेटर कुछ बोल रहा है, महिला कुछ बोल रही है। वेटर सम्मान के साथ ही बोल रहा था जैसा उसको प्रशिक्षण मिला होगा। जब महिला ने देखा कि वेटर की बात अब 2-3 मिनट हो गए हैं, काटी नहीं जा रही, तो महिला ने मार दिया ब्रह्मास्त्र, धड़धड़ा के अंग्रेजी में कुछ बोला, वो भी वो वाली अंग्रेजी। अब वेटर बेचारा नेस्तनाबूद हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये हाल हर हिंदुस्तानी के साथ किया गया है। तुम्हें अंग्रेजी के सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर किया गया है। तुम उनसे कभी ठसक के साथ कह ही नहीं पाते कि जो भी बोल रहे हो जरा देसी में बोलो, बात का पूरा जवाब मिलेगा, पर जरा देसी में बोलो। तुम्हें पता है वो नहीं बोलेंगे। क्यों? उन्हें आती नहीं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो हिंदी ना बोल सकते ना लिख सकते हैं। उल्टे तुम्हें शर्म आने लग गई है हिंदी को लेकर के। और जो हमने पहली बात की चर्चा करी थी कि भौतिक सफलता को हिंदी से काट दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, वो पहला बिंदु वास्तव में इस दूसरे बिंदु के कारण ही है। पहले हमें मानसिक रूप से हिंदी को त्यागना सिखाया गया, फिर हमने भौतिक जगत में सफलता से भी हिंदी को काट दिया। हिंदी उठेगी भी तभी जब हिंदुस्तानी उठेगा। और हिंदुस्तानी के उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी के पास रुपया पैसा आ जाए। दमन आंतरिक है, दमन मानसिक है, तो फिर विद्रोह भी मानसिक होना चाहिए। दमन में जो मूल अस्त्र है, दमन का जो मूल तर्क है, वो ये है कि तुम नालायक हो, तुम नाकाबिल हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी जात ही खराब है। हिंदुस्तान ने विश्व को दिया ही क्या है, हमसे कहा जाता है। एक बड़े विद्वान है, एक बड़ी भारतीय यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे हैं भारत से विश्व को अगर कुल एक चीज मिली है तो वह है बौद्ध धर्म। उसके अलावा भारत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ रहा नहीं है। बड़ी भद्दी और बेकार जगह रही है भारत, यहां से दुनिया को कुछ नहीं मिला। ये आदमी बेवकूफ नहीं है, ये आदमी मक्कार है। इसको मानसिक सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए।
ये झूठा आदमी है और ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। ये 1.4 अरब लोगों को हीन भावना से भर रहा है। देखो, मैं झूठे आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंगोइज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उग्रवादी राष्ट्रीयता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य को तथ्य की तरह जानने की बात कर रहा हूं। मैं झूठ को नकारने और सच को स्वीकारने की बात कर रहा हूं। किसी आदमी को उसी की मिट्टी के प्रति, उसी की खाल के प्रति, उसी के खून के प्रति, उसी के पुरखों के प्रति, उसी की पहचान के प्रति हीन भावना से भर देना बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और खास तौर पर जब वो अपराध नासमझी में ना हुआ हो, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ हो। जानते हो हिंदी वालों को, और फिर एक बार फिर से स्पष्टीकरण दूंगा, जब मैं कहूं हिंदी वाला तो उसमें शामिल है पंजाबी वाला भी, कश्मीरी वाला भी, बंगाली वाला भी, असमिया वाला भी, उड़िया वाला भी, मलयालम वाला भी, सब शामिल है। भारत का अपराध ये रहा है कि भारत ने जीवन की कुछ सच्चाइयां जानी हैं। जो उन सच्चाइयों को जान ले वो खतरनाक हो जाता है, उसको दबाना बहुत जरूरी हो जाता है। जानते हो भारत ने कौन सी सच्चाई जानी है? भारत ने जान लिया है कि ये जो पूरा विश्व ही है ना, ये जो पूरा भौतिक संसार, इसका जो पूरा पसार है, यही कितना सार और कितना निसार है, ये भारत ने जाना है। और जो ये बात जान ले वो उन लोगों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है जो संसार को ही भोगने और चाटने के लिए लालायित होते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? एक जवान आदमी जवानी की हसरतों के साथ और कामनाओं और उन्मादों और वृत्तियों के साथ खड़ा हुआ है भोग विषयों की एक बड़ी दुकान के सामने, और उस दुकान में भोगने के जितने विषय हो सकते हैं सब मौजूद हैं। खाने का चाहिए मिलेगा, पहनने का चाहिए मिलेगा, औरत चाहिए मिलेगी, आदमी चाहिए मिलेगा, पैसा चाहिए मिलेगा, इज्जत चाहिए मिलेगी, रोमांच चाहिए मिलेगा, बड़ी दुकान है, सब मिलेगा। और उसके सामने एक जवान आदमी खड़ा हुआ है। ऐसा जवान आदमी जिसको अध्यात्म में, धर्म में कोई शिक्षा नहीं मिली है, शरीर से जवान हो गया है, मन से शिशु है, अज्ञानी, और वो लालायित हो रहा है बार बार अंदर जाने को। दुकानदार उससे कह रहा है आ भीतर आ, और अपना जो भी जमा पूंजी है, अपना सर्वस्व है, सब इधर देता जा, भोगने को जो जो चाहता है मैं दूंगा। और इस जवान गोरे आदमी के बगल में, लंबा है, तगड़ा है, गोरा है, आकर्षक है, अरे अपनी भाषा में कहें तो अंग्रेज है भाई। जवान, गोरा, लंबा, आकर्षक माने अंग्रेज। इसके बगल में खड़ा हुआ है एक प्रौढ़ उम्र का, साधारण सा दिखने वाला, दुबला पतला, मझोले कद का, सांवला सा, गिरवे वस्त्र धारण किया हुआ किसान।
किसानी करते हुए संन्यास्त है। किसान है, अपने घर का काम चलाता है, गेरुआ धारण करे, लेकिन इस प्रौढ़ व्यक्ति ने दुनिया देखी है, ध्यान देखा है, भक्ति देखी है, जीवन को समझता है। जितनी बार ये जवान अंग्रेज भोग की उस दुकान में घुसता है, उतनी बार ये कहीं से प्रकट हो जाता है गेरुआ किसान। ज्यादा बोलता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। उसको अंदर के खाने पीने में आसक्ति हुई जा रही है जवान आदमी को। ये बाहर मौज में बैठ करके सत्तू फेंट रहा है, फिर जरा सी उसमें मिर्च डालता है और स्वाद ले लेके चटखारे भरता है और फिर गाता है, मन लागो यार फकीरी में। हमारे जवान अंग्रेज के सामने बड़ी दुविधा है। उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई राज है जो ये प्रौढ़ गैरिक वस्त्र धारण किए हुए किसान को पता है, लेकिन भीतर उसे जो भोग माया दिखाई दे रही है उसकी तो बात ही निराली है। और हमारा ये देसी ताऊ बड़ा मस्त मौला है, बोलता कुछ नहीं है, बस कुछ गा देता है। कभी कबीर साहब का कोई दोहा बोल दिया, अजाने किस मिट्टी से आया है जहां के पुराणों में कहानियां ही कहानियां भरी हैं, कभी कोई छोटी सी कहानी बोल दी। बड़ी दिक्कत हो रही है दुकान को भोगने में, बड़ी दिक्कत हो रही है। गिरुए की उपस्थिति ही घातक है। अगर तुम्हारा इरादा जीवन को अज्ञान और भोग में बिताने का है, गिरुए की उपस्थिति घातक है, बहुत घातक है। क्योंकि गिरुआ दुनिया को जानता है, संसार को जानता है, भोग के यथार्थ को जानता है। वो तुम्हें चैन से भोगने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद नहीं भोगता। ये नहीं कि तुम्हारे हाथ पकड़ लेगा, ये नहीं कि वो बल प्रयोग करेगा। वो तुमको दिखा देगा बस कि सत्तू फेंट करके भी जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब अंदर पैसे की दुकान, नए नए वहां पे तरीके बताए जा रहे हैं समृद्धि के, और ये कह रहा है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हमारे हैंडसम नौजवान के लिए बड़ी दिक्कत हुई जा रही है। और जब दिक्कत बहुत बढ़ जाती है तो वो मुड़ता है उस किसान की ओर, वो बोलता है क्या तेरे पास, दिखा। बोलता है हाथ में कुंडी और बगल में सोटा और चारों दिशा जागीरी में। बोलता है अच्छा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा और मेरे पास ये है फ्रेंच मेड, ये है। और जब वो ये दिखाता है तो वो और हंसता है, और हंसता है। बोलता है लूट लो। वो लूट ही लेता है। और वो उसको जितना लूटता जा रहा है, जितना लूटता जा रहा है, वो उतना हंसता जा रहा है, उतना हंसता जा रहा है। लूटना बहुत जरूरी है। जब तक उसे लूटा नहीं, जब तक उसे दबाया नहीं, जब तक उसे अपमानित नहीं किया, तब तक चैन से भोग नहीं सकते। वो जो गेरुआ है वो व्यक्ति नहीं है, वो एक जबरदस्त सिद्धांत है। वो एक ऐसा सिद्धांत है जो अगर जिंदा रह गया तो किसी अज्ञानता को, किसी मूर्खता को जीने नहीं देगा। अज्ञान को और मूर्खता को और भोग को और लिप्सा को अगर जीना है तो गेरुए को मारना बहुत जरूरी हो जाता है।
गेरुए को पद्दलित करना, अपमानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो अपना निकालता है फ्रेंच पिस्टल, हंसे ही जा रहा है ना वो पगला, उसके खोपड़े में दाग देता है और वो मरते मरते भी बोल रहा है, अयम आत्मा हम ब्रह्म। कांप गया एक बार को तुम्हारा हैंडसम गोरा, वो मरते मरते भी बोल रहा है, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तीर बींध नहीं सकते, वो हूं मैं सोहम। पर मार तो दिया ही उसको, अब वो मर गया, अब आराम से नाचो। भीतर ज्ञान भी बहुत है। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। अब भोगो, जो भोगना है भोगो। अगर अहंकार का वर्चस्व स्थापित करना है तो भारत को अपमानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब मैं भारत कह रहा हूं, भूलिएगा नहीं, मैं किसी राजनीतिक इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सामाजिक इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी विशेष धर्म पंथ समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस चित्त की बात कर रहा हूं जो सत्य का पारखी है, क्योंकि वो चित्त ही भारत की असली पहचान है। बाकी सब बातें एक तरफ। भारत की कोई पहचान बचनी नहीं है, भारत की कोई पहचान भारत के काम नहीं आएगी। भारत की वास्तव में एक ही पहचान है असली, अध्यात्म। जब मैं कहूं भारत तो मेरा मतलब है अध्यात्म, जब मैं कहूं गेरुआ तो मेरा मतलब है अध्यात्म। चलो, उन्होंने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अपमानित कर दिया, हम अपनी नजरों में क्यों गिर गए भाई? उनका तो स्वार्थ था ये सिद्ध करने में कि हम गिरे हुए जलील लोग हैं। हम क्यों अपनी नजरों में गिर गए? बोलो, हम क्यों अपने जीवन को, अपने इतिहास को, अपनी भाषा को उनकी नजरों से देखने लगे? और आज तो वो प्रकट रूप से हमारा कोई नुकसान कर भी नहीं रहे, कर भी रहे हैं तो कमी, कर सकते नहीं है। आज तो हमारा नुकसान करने वाले हम ही लोग हैं, हमारे ही भीतर बैठे हुए हैं वो लोग जो हमें भीतर से नीचा दिखाते हैं, भीतर घाती। बात कुछ समझ में आ रही है कि क्यों हमारे अवचेतन में हिंदी के विरुद्ध दुराग्रह बैठ गया है, कि क्यों किसी भी दफ्तर में, किसी भी औपचारिक अवसर पर, फॉर्मल ओकेजन पर हिंदी बोलते हमारी जबान में गांठ पड़ जाती है। तुम कोशिश करो, बोल ही नहीं पाओगे। करो कोशिश, बड़ी दिक्कत आने वाली है। एयरपोर्ट पर चेक इन करने जाना और वहां कोशिश करना शुद्ध हिंदी में, जो काउंटर पर सज्जन या देवी जी बैठे उनसे बात करने की। तुम कहोगे हैं शुद्ध हिंदी क्यों? तुम शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोलते क्या? और जब शुद्ध अंग्रेजी बोलते हो तो तुमको बड़ा अच्छा लगता है ना? नए नए शब्द तुम अपनी वोकैबुलरी में जोड़ते रहते हो ताकि तुम्हारी अंग्रेजी और ऊंची और शुद्ध होती रहे। अंग्रेजी को तो बढ़ाना चाहते हो, अंग्रेजी के अपने शब्दकोश का विस्तार करना चाहते हो। और हिंदी में अगर सही शब्द बोल दें तो तुम बोलते हो दूरदर्शन की भाषा क्यों बोल रहे हो साहब? अंग्रेजी शुद्ध होती चले तुम्हारी तो बड़े प्रसन्न होते हो, और हिंदी को तुम चाहते हो कि विकृत और भ्रष्ट ही रखो। ये क्या तर्क है बताओ मुझे? विमान में एयर होस्टेस को देवी जी कहकर मैं क्यों नहीं बुला सकता? और बुलाऊं तो तुम्हारी हंसी क्यों छूट जाती है? जवाब दो।
अंग्रेजी में जब तुम्हें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होता, तुम तत्काल डिक्शनरी खोलते हो कि नहीं, और उस शब्द को तुम अपने कोश में जोड़ करके गौरवान्वित हो जाते हो। तुम कहते हो ये देखो आज एक और नया शब्द हमने जोड़ लिया। और इतना ही नहीं, लोगों पर रुतबा जमाने के लिए नए नए सीखे हुए शब्द का झटपट कहीं प्रयोग भी कराते हो कि भाई वसूलना भी तो है, नया नया शब्द सीखा है। तो किसी को अगर बेवकूफ बोलना है तो उसको बेवकूफ नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे बर्ड ब्रेन, डिमविट, मुरॉन, ओफ। बेवकूफ बोलने में क्या रखा है, सीधे बोल दिया फूल, 10-12 रंग बिरंगे शब्द होने चाहिए ना, उससे जरा सिक्का जमता है, प्रभाव पड़ता है भाई। और हिंदी में अभी मैं अगर तुमको बोलूं इधर आ रे मंदबुद्धि, तो तुम कहोगे ये देखो फिर इनकी आकाशवाणी शुरू हो गई। मंदबुद्धि क्या होता है? अभी बोलूं हे विकृत मना, तो तुम कहोगे ये अभी सीधे सीधे रामायण से ही लैंड कर रहे हैं। विकृत मना में तुमको बड़ी आपत्ति है और डिमविट तुमको बड़ा सहज लगता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम बुरे तरीके से बर्बाद किए जा चुके हो। जो बात बोल रहा हूं एक एक पर लागू होती है कि नहीं? तुमसे कोई अंग्रेजी बोले और उसके शब्द तुम्हें समझ में ना आए तो तुमको लगता है तुम्हारी गलती, ठीक, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोल रहा है, तुम्हें नहीं पता, तो किसकी गलती? तुम्हारी गलती। और तुम किसी से हिंदी बोलो, उसको हिंदी समझ में ना आए तो उसकी गलती नहीं होती, बोलने वाले की गलती होती है। ये क्या अन्याय है भाई? तुमसे कोई अंग्रेजी बोले, तुम्हें उसका कोई शब्द समझ में नहीं आया, तुम शर्म से गड़ जाओगे ये कहने में कि नहीं जी मैं डेलिंक्वेंट शब्द का अर्थ नहीं जानता, बताइए। तुम कहोगे अरे राज खुल गया, मैं इतना गंवार हूं, मुझे डेलिंक्वेंट जैसे साधारण शब्द का अर्थ नहीं पता। वो बोलना चाह रहा था अपराधी, वो क्रिमिनल भी बोल सकता था, पर वो भी रुतबेदार आदमी है भाई, वो कैसे बोल दे अपराधी? तो वो तुमसे ये भी बोल सकता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं, इससे पहले वो बोल सकता था समझ जाओ, नहीं समझ जाओ नहीं बोलेगा, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड भी नहीं बोलेगा, वो तुमसे बोलेगा रैप योर हेड अराउंड दिस, इसके इर्द गिर्द अपना खोपड़ा लपेटो। वो नहीं बोलेगा प्लीज अंडरस्टैंड भी, और जब वो तुमसे बोलेगा रैप योर हेड अराउंड दिस, तो तुम शर्म से गड़ जाओगे क्योंकि तुम्हें इस मुहावरे का अर्थ ही नहीं पता, तुम्हारी गलती हुई। और यही तुम उससे बोलो अल्लाह मियां की गाय हो बिल्कुल, और उसको समझ में ना आए तो गलती तुम्हारी होगी कि ये देखो ये पिछड़े हुओं की मध्यकालीन भाषा लेके आ गए, न जाने कहां कहां के जुमले मुहावरे उठा के बोल रहे हैं। अल्लाह मियां की गाय, ये क्या होता है अल्लाह मियां की गाय? अरे हिंदी बोलो भाई, हिंदी, ये कौन सी भाषा अल्लाह मियां की गाय? अरे गंवार, तुझे मतलब नहीं पता किसी मुहावरे का तो तुझे शर्म नहीं आ रही? उल्टे तू मुझसे बोल रहा है कि मैं अपनी भाषा सुधारूं। बात समझ में आ रही है? बाजा बज चुका है। जो इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो, वो मुल्क, वो कौम, वो जात, वो समुदाय, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आध्यात्मिक रूप से तो छोड़ दो, वो भौतिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंग्रेजी के आगे इतने घुटने टेक करके मिल क्या गया? जिन क्षेत्रों को तुम बोलते हो कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था के सनराइज सेक्टर्स हैं, उनमें भी पता है ना भारत की जगह क्या है, क्या मिल गया? बात करते हो आईटी,
आईटीएस, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में बड़ी प्रतिष्ठा है क्या भारत की? जितना बैकरूम का काम होता है, वैल्यू चेन में जो सबसे नीचे का काम होता है, वो हिंदुस्तानियों को मिल जाता है। और वो काम मिलने में भी अक्सर यही रहता है कि अपना इधर उधर का ओछा काम, कचरा काम इनके सुपुर्द कर दो, आउटसोर्स कर दो, सस्ते में कर देंगे। आईटी कुलीज। कुछ अपवाद हैं, बेकार का तर्क मत करना, ये मत कहने लग जाना कि नहीं देखो ये जो भी है मूर्ख प्रशांत झूठ बोल रहा है, मुझे एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल कंपनी पता है जो बहुत हाई वैल्यू एडेड काम करती है। दो चार अपवादों की बात मत करो। ये जो लाखों भारतीय आईटी सेक्टर में लगे हैं, ये किस तल का काम कर रहे हैं जानते नहीं हो क्या? और चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, तुम कहते हो कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हो, डिजाइन का काम भारत में हो रहा है, तो ये अंग्रेजी करके भी भौतिक रूप से क्या पा गए? हाँ, रोटी पा जाओगे, विश्व के क्लर्क बन जाओगे। इसमें तुम्हें अगर बड़ी खुशी मिलती हो तो कर लो भाई। ये जो लोग अपनी भाषा की ही इज्जत नहीं कर सकते, कहां आगे बढ़ेंगे? आध्यात्मिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी नहीं आगे बढ़ेंगे। भारत को पुनर्जागरण चाहिए, रेनेसां। हमें सुधार नहीं चाहिए, रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें रेनेसां चाहिए। हमें अपने आप पे यकीन करना सीखना होगा। 1000 सालों तक मिली सामरिक हारों ने और झूठे इतिहासकारों ने, इन दोनों ने मिलकर के हमें भीतर से बिल्कुल पंगु कर दिया है, छलनी छलनी कर दिया है। हम टूट गए हैं, हम चूरा चूरा हो गए हैं। हम ऐसे हो गए हैं जैसे कोई बस रोटी के लिए जिए। बड़ा बुरा बदला लिया गया भारत के साथ। भारत चला था दुनिया को अध्यात्म सिखाने, दुनिया ने बड़ा करारा बदला लिया। दुनिया ने भारत को अध्यात्म भुला दिया। दुनिया ने कहा तू हमें अध्यात्म सिखाने आया है विश्व गुरु, तू हमारे भोग विलास, हमारी लिप्साओं, हमारे अहंकार, हमारी वृत्तियों में खलल डालेगा, देख हमारा बदला। तू हमें क्या सिखाएगा अध्यात्म? हम तुझे अध्यात्म भुला देंगे।